of it. Now how many sections are there in Companies Act 2013? अगर आप अपना मॉड्यूल खोल के देखोगे तो it will say around 470. ठीक है? So your syllabus is divided into two. Your syllabus is divided into two बेटा. There is corporate law जिसमें कंपनीज एक्ट है आपके पास, एंड आपके पास LLP एक्ट है. LLP एक्ट याद है? याद है सर, याद है. कैसे याद नहीं है? छोटा सा था, क्यूट सा एकदम, 5 मार्क के लिए आता था. ऑल राइट, कुछ 17 सेक्शन ही थे, बीच के थोड़े नहीं थे. हमें इंटर में पूरा LLP एक्ट है. LLP के रूल्स भी है, बट रूल्स इज नॉट देयर एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट सेक्शंस पूरे हैं आपके LLP के. ठीक है? देन द अदर इज कॉर्पोरेट. देन यू हैव 3 अदर लॉज. ठीक है? फेमा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, ऑल राइट, एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट है. 3 एक्ट है, बट उसका वेटेज अच्छा खासा है बेटा, स्कोरिंग है अच्छा खासा है. बट हम स्टार्ट कंपनीज एक्ट से ही करेंगे. योर मॉड्यूल सेज दैट देयर आर अराउंड हाउ मेनी सेक्शंस? जल्दी बोलो कितने? 470 सेक्शंस है. ठीक है? अब मुझे हमेशा मजा आती है मॉड्यूल को गलत प्रूव करने के लिए. ठीक है? मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है. अभी मॉड्यूल में क्या हो गया? 470 लोग ने ये नंबर देखा और लिख दिया कि देयर आर अराउंड हाउ मेनी सेक्शंस. मेरे साथ पार्टिसिपेट करो. हाउ मेनी? Actually there are not 470 sections. Actually there are around 430 to 433 sections. सर कैसे सर? How? आप मॉड्यूल को गलत कैसे बोल सकते हो बेटा? काफी सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं. लास्ट सेक्शन 470 है. इसका ये मतलब नहीं है कि 470 सेक्शन लागू होते हैं. देख लिया? ओमिटेड 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 ओमिटेड. तो क्या ये सेक्शंस है? क्या हम बोल सकते हैं 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में? नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया हुआ है. समझ में आ रहा है? तो ऐसे काफी सेक्शंस है जो देखो ओमिटेड है. ठीक है? इंटर लेवल में एवरीथिंग मैटर्स. You do not have a total of 470 sections. You have a total of how many? Around 430 to 433 sections. ठीक है? All right. Now before we start, there is something called as what? Companies Act. अब ये देखो, ये चैप्टर दिख रहा है? एवरीबडी चैप्टर के आगे 1 लिखा हुआ है, रोमन 1 है. रोमन 1 है. तो तुम्हारा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 इज एज पर, मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, योर चैप्टर 1 टू चैप्टर 10. तुम्हारे मॉड्यूल में 2, 3, 4 ऐसा लिखा हुआ है इंडेक्स के अंदर. तो चैप्टर 1 to 10 आर द चैप्टर्स फ्रॉम कंपनीज एक्ट. तो तुम देखोगे ना, तुम्हारे मॉड्यूल में भी टाइटल यही रहेगा, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स. इसके बाद है ना बेटा, यू हैव चैप्टर 22. तुम्हारे मॉड्यूल में दिखेगा इस चैप्टर 11, बिकॉज लोग ने सीक्वेंस में दिया हुआ है. तो हमारा बेयर एक्ट में हमको क्या पढ़ना है? चैप्टर 10 तक पढ़ना है. देन वी विल स्ट्रेट जंप टू चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. फॉरेन कंपनी का चैप्टर है. समझ में आ रहा है? फॉरेन कंपनी का चैप्टर है. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनीज. बराबर है? तो तुम्हारा चैप्टर 11 इज एक्चुअली व्हाट? चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है? अब एवरीबडी लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 1. ओके? अब कंपनीज एक्ट थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे. यहां सब सेक्शन के नंबर होते हैं. हम बेयर एक्ट से पढ़ो या यहां से पढ़ो, दोनों वन एंड द सेम है. तुम यहां से देख लो. ऑल राइट? हर चीज का समझ में आएगा. क्या बोल रहा है सेक्शन 1? क्या चीजों की बात कर रहा है? एवरीबडी फर्स्ट, अरे बोलो, फर्स्ट क्या बोल रहा है? शॉर्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एप्लीकेशन. ये नया है सर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एप्लीकेशन पढ़ा था क्या? एवरीबडी टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एप्लीकेशन पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सेल ऑफ गुड्स में एप्लीकेशन पढ़ा था? नहीं. शॉर्ट टाइटल पढ़ा था, कमेंसमेंट पढ़ा था,
एक्सटेंड भी पढ़ा था, समझ में आ रहा है, बट क्या एप्लीकेशन पढ़ा था? नहीं। ध्यान से एवरीबडी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इट वॉज गिवन दैट इट विल अप्लाई टू हु? इट विल अप्लाई ऑन व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट्स। एवरीबडी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इट इज गिवन बिकॉज नाम ही क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा। पार्टनरशिप एक्ट में वॉज इट ऑब्वियस? यस, पार्टनरशिप्स पे लगेगा। सेल ऑफ गुड्स में क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे लगेगा। बट कंपनीज में एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 1 ऑफ एनी एक्ट दैट यू टेक और एज अ पार्ट ऑफ द लॉ, तो नेम ऑफ द एक्ट विल बी गिवन। तो नेम ऑफ द एक्ट क्या है एवरीबडी? एवरीबडी, नेम ऑफ द एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। सी कैपिटल रहेगा, ए कैपिटल रहेगा। ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी चीजें। बिकॉज व्हेन आई से एक्ट छोटा वाला, इट मीन्स वो एक्टिंग वाला एक्ट। व्हेन आई से कैपिटल वाला एक्ट, इट मीन्स ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो। बराबर है। अब कमेंसमेंट, अब एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब किधर तक, कहां लागू होगा? इट एक्सटेंड्स टू द एवरीबडी, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। फाउंडेशन में भी था ये सेक्शन, अब डिफरेंस समझ में आएगा थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है। कमेंसमेंट, बेटा कमेंसमेंट के अंदर देर आर टू थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर। समटाइम्स यू माइट सी अ सिंगल डेट, समटाइम्स यू माइट सी डबल डेट्स। ठीक है। कमेंसमेंट के अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड एज इनैक्टमेंट एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज कमेंसमेंट। समझ में आ रहा है? इनैक्टमेंट इज द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट साइंस द बिल। लॉ मेकिंग प्रोसेस याद है एवरीबडी? अरे लॉ मेकिंग प्रोसेस याद है? अरे हाँ या ना? लोकसभा में ड्राफ्ट जाता है बिल, वो लोकसभा में पास होके किधर जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा के बाद कहां जाता है? प्रेसिडेंट्स एसेंट के लिए। जो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है दैट इज कॉल्ड द डेट ऑफ इनैक्टमेंट। एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब ये कब से लागू होना चालू होगा। कैन दे बी डिफरेंट? अगर मैंने ये फाउंडेशन में भी बोला था आज से रूल बना दूं कि कल आप नेक्स्ट वीक से लेट नहीं आना, तो इनैक्ट कब हुआ? आज। कमेंस कब होगा? नेक्स्ट वीक। सो दे कैन बी द सेम, दे कैन बी डिफरेंट। एमसीक्यूज भी है इसके लिए, बारीकी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? एमसीक्यूज है इसके लिए, स्मॉल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इट वॉज इनैक्टेड ऑल राइट ऑन 30th August 2013। समझ में आ रहा है? मतलब इट वॉज साइंड ऑन 30th August 2013 इनैक्टमेंट डेट था। फिर बाकी सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग डेट्स थे, वो एक साथ लागू नहीं हुआ। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट वॉज नॉट लेविड ऑल टुगेदर एट वंस, बिकॉज बेटा चेंज आराम आराम से आना चाहिए। अरे आराम आराम से आना चाहिए या नहीं बेटा? यस और नो? यस। क्लियर है? सो इनैक्टमेंट डेट इसकी क्या थी? 30th August। फिर अलग अलग सेक्शंस वर इनैक्टेड और कमेंस्ड फ्रॉम अलग अलग डेट्स, डिफरेंट डेट्स। क्लियर है? एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी सेक्शन 1 के अंदर? शॉर्ट टाइटल के अंदर कंपनीज एक्ट 2013, फिर एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ऑल राइट। अब मुझे बात बताओ, व्हाट इज इंडिया? इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, वो हो गया बेटा, डिस्कशन खत्म हो गया। अब वो सब अपने को बोलने का जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम अलीबाग जा रहे हो बोट में, पानी से जाता है ना, तो इंडिया कहां तक है? इंडिया को भी समझना पड़ेगा ना। वो तो सब ज्योग्राफिकल तो हम समझते हो। यहां खड़े हैं क्या हम इंडिया में? अगर हम हवा में फ्लोट हो रहे तो हम इंडिया में? इंडियन एयरस्पेस, ज्योग्राफिकल लैंड एंड द एयर स्पेस अबाउ इट। इंडिया के ऊपर भी जो होगा वो इंडिया का हिस्सा रहेगा ना बेटा। बेटा इंडिया का 200 नॉटिकल माइल्स है ना पानी, वो भी क्या है? इंडिया का हिस्सा है। नेचुरल वाटर्स बोलते हैं। जो भी लैंड मास, जो भी पॉइंट से 200 नॉटिकल माइल्स आप एक्सटेंड करोगे वो भी क्या है?
इंडिया का हिस्सा है। मतलब मेरी ऑफिस फ्लोट हो रही है इधर बोट में, मस्त यहां से यहां जाती है, कभी यहां से यहां, अरे पॉसिबल है। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिप में है, तो भाई हम बोलेगा मैं तो इंडिया में नहीं हूं बॉस, मैं तो पानी में हूं। बोले नहीं बॉस, तू 200 नॉटिकल माइल के अंदर है, तू इंडिया में, तेरे पे क्या लगेगा, तेरे पे क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो इंडिया भी समझ गए, वाटर्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड स्पेस। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? ऑल राइट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बेटा एप्लीकेशन के ऊपर, थोड़ा बेयर एक्ट के हिसाब से देखेंगे। वो सेम ही है, बट तुमको इसका भी तो थोड़ा फ्लेवर आना चाहिए ना, वो तो तुम घर पे भी देख सकते हो। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अलग अलग डेट्स के अलग अलग कमेंसमेंट है। अब आ जाओ सेक्शन, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन, सॉरी कुछ ज्यादा ही जूम्ड इन है। सब सेक्शन 4 के अंदर कितने क्लॉज है? एवरीबडी, कितने क्लॉज है? कितने हैं? 5। ई नहीं दिख रहा सर, ई नहीं दिख रहा है, ठीक है, निकाल दिया। ए से लेके कब तक है? एफ तक, बराबर है एवरीबडी। अब बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रोविजन आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, व्हाई वाज द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड? ऑलराइट, हमेशा याद रखो, मैंने हर बार बोला है, एक कंपनी क्या होती है बेटा? कंपनी के क्या होते हैं? कंपनी के होते हैं स्टेक होल्डर्स, यस और नो? नाउ व्हाट आर स्टेक होल्डर्स? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स? अगर मैं एक कैटेगरी ले लूं, कैन आई से मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर? हाँ या ना? एवरीबडी यस और नो? पार्टिसिपेट यार, यस और नो? ठीक है। दूसरा मैं अगर आपको बोलूं बैंक या क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड तीसरा कैटेगरी अगर मैं बोलूं, कैन दे बी कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर्स या अदर वर्ड्स में डिपॉजिटर्स, ठीक है। नाउ स्टेक होल्डर्स का हमको क्या प्रोटेक्ट करना है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मतलब क्या बेटा? इंटरेस्ट मतलब क्या कि तुम्हारा कोई स्वार्थ है उसके अंदर, समझ में आ रहा है? अब बैंक मेंबर्स को क्या रहेगा? सर वो बैंक की बात करो, बैंक लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट क्या है? एक्चुअल इंटरेस्ट जो उसको मिलता है, उसने पैसा लगाया है, यस और नो? उसने पैसा लगाया हुआ है तो उसका पैसा सेफ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एवरीबडी, सेफ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। क्रेडिटर पैसा भी दे सकता है, रॉ मटेरियल भी दे सकता है। तुमने रॉ मटेरियल दिया, तुमने पेमेंट नहीं करी, तो ये ऑटोमेटिकली बिकम्स द क्रेडिटर। अब उसका इंटरेस्ट क्या है? मनी रिसीवेबल, यस और नो? यस। सर मेंबर्स पैसा लगाया उन्होंने भी, उनको क्या मिलता है पैसे के बदले? डिविडेंड। अब शेयर होल्डर्स के अंदर बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्वेस्टर शार्क टैंक तुमने देखा है, पैसा लगाता है, बराबर है। एंड डिबेंचर होल्डर्स भी क्या होता है बेटा? एक टाइप का लोन होता है जो पब्लिक से लिया जाता है, तुमको डिबेंचर्स पता है। रादर देन गोइंग टू द बैंक, मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुमको डिबेंचर्स, तुम्हारे से पैसा लेता हूं, पैसे के बदले तुमको क्या देता हूं? डिबेंचर्स। अब देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग डिबेंचर्स एंड देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट, बट द पर्पस, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑलवेज आई टेल यू, दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम केवल सर, अंडरस्टैंड लॉ फ्रॉम द लॉ मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम पब्लिक जैसा नहीं है, इंडिविजुअल्स नहीं है, वी आर नाउ व्हाट? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या देख रही है? कंपनीज है, पब्लिक का पैसा है ना हर जगह। अब पब्लिक का पैसा अच्छे से यूज होना चाहिए या मिस यूज होना चाहिए? शुड इट बी यूज्ड प्रॉपरली या इम्प्रॉपरली? प्रॉपरली। तो इन ऑर्डर टू मेक इट प्रॉपर, इन ऑर्डर टू मेक इट प्रॉपर, we need one thing, the key thing is
Transparency. Companies Act 2013 was levied only for the purpose of creating transparency between stakeholders and the company. If it is transparent, आप decisions अच्छे लोगे या बुरे लोगे? Will you take correct decisions or wrong decisions? When you know everything, when you know the entire information, when you know the entire thing, what will you do? You will take good decisions. समझ में आ रहा है? Let me, before I go to this, let me prove it to you using some random section. ठीक है? Let me just prove it. So see, why am I telling you this? हमेशा बैकड्रॉप में रखना चाहिए, तो तुम्हारे लिए चीजें क्या हो जाएगी? Easy हो जाएगी. ठीक है? Now I'll tell you something. There is a company called as OK Limited. मान लो. Now if OK Limited goes to a bank to take money, तो बैंक के लिए अप्लाई करेगी बेटा. बैंक में किसको अप्लाई किया? आईसीआईसीआई बैंक में अप्लाई किया. ठीक है? Now I wanted a loan of 40 lakhs. I मतलब क्या? कंपनी wanted a loan of 40 lakhs. अप्लाई किया, बैंक यूं दे देगी? अरे बोलो, बैंक यूं ही दे देगी? अरे आइए आइए सर, क्या 40 लाख? एक काम करो 45 lakhs लेके जाओ. ऐसा होता है क्या? नहीं. बैंक क्या मांगेगी? बैंक क्या मांगेगी? सिक्योरिटी मांगेगी. तो समझो मेरे पास लैंड था. अब मेरे पास लैंड था, तो लैंड क्या वैल्यू का होना चाहिए? मोर देन 40. 70 lakhs का लैंड मैंने दे दिया मतलब मैंने उसको एज अ सिक्योरिटी रख दिया. बराबर है? ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है. ऑल राइट, ठीक है. इस पे आता है एक सेक्शन called as section 73. Section 73 is called as registration of charges. Clear है? Section 73 talks about registration of charges. पढ़ा ये सेक्शन कभी? Registration of charges क्या बोलता है बेटा? In case a company is pledging or giving an asset as a security, 70 lakhs का उसने क्या दे दिया है? Land. It needs to register such charge. See now understand, हमने बोला ना security दिया. In legal words it's called as creating a charge. Everybody, it's called as creating a charge. अब देखो legal language याद करना समझ लो. Now we will not say the bank is giving security. The bank is creating, the company is creating a चार्ज. तो चार्ज क्रिएट किया कि भाई अब इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर हक, इसके ऊपर सिक्योरिटी किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का है. इज एवरीबडी क्लियर? आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सेक्शन 73 बोलता है कि व्हेनेवर अ कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज, इट हैज टू रजिस्टर इट एज टू दी आरओसी. रजिस्टर इट मतलब लिख के फॉर्म भर के आरओसी को क्या देना है? सबमिट करना है. बराबर है? आरओसी देखेगा, क्रिएट होगा. अब सेक्शन 73 क्या कर रहा है बेटा? इट इज क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन. लॉ आ गया है, लॉ है तो मानना पड़ेगा. आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, नहीं करोगे तो पेनल्टी, फाइन, सब चीज होगी. आपको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा. Now section 73 says that there is a legal obligation on the company that whenever it creates a charge against its asset, it needs to register it with the ROC. अब ROC क्या है बेटा? पब्लिक ऑफिस. एक वेबसाइट है www.mca21.gov.in. वहां जाके आप यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो. वहां पर आप क्या करोगे? अपना ये क्रिएट करोगे. 100 रुपए का नॉर्मल आपको नॉमिनल चार्ज देना है. एंड आप ओके लिमिटेड की पूरी जन्म हिस्ट्री, कुंडली, सब कुछ देख सकते हो. समझ में आ रहा है? अब ये हो गया, मैं आरओसी के पास चला गया, आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर कर दिया. अब मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं किसके पास गया? मैं गया एसबीआई बैंक के पास.
मैं बोला, एसबीआई बैंक ने बोला सर कितना अप्लाई कर रहे हो कंपनी? कंपनी बोला मैं अप्लाई कर रहा हूं 25 लाख का। सर लैंड, अरे है ना सर 70 लाख का लैंड पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरे पास लैंड पड़ा हुआ है 70 लाख का लैंड। मैं क्या सोच रहा हूं, अरे एसबीआई को क्या मालूम, अब उस पर चार्ज क्रिएट हुआ है तो क्या एक बैंक वाला बैठा रहेगा उसके ऊपर? क्या आईसीआईसीआई वाला बैठा रहेगा क्या उसके ऊपर? नो। हाँ सर लैंड है, जाओ देख लो, देखो मेरे नाम पर है। क्या मेरा इंटेंशन क्या है? शेडी है ना, इंटेंशन क्या है? शेडी है, मैं धोखा देना चाह रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्या मैं धोखा दे पाऊंगा? नहीं, क्योंकि एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई जाएगा इधर, डालेगा मेरी कंपनी का नाम और वहां ऑलरेडी आ जाएगा कि ये कंपनी ने 70 लाख का क्या क्रिएट कर चुका है, चार्ज। तो इसने क्या क्रिएट किया? ट्रांसपेरेंसी। क्या बैंक बच गई? क्या एसबीआई बैंक बच गई? अरे एवरीबॉडी, क्या एसबीआई बैंक बच गया लोन से या फ्रॉड से? यस, एंड फ्रॉड से बचा कैसे? वाया। अब समझ में आ रहा है? तो पूरा कंपनीज एक्ट ही ये है that it is putting obligations on the company to create what? Everybody, to create what? Transparency. समझ में आ रहा है? एक छोटा सा सेक्शन है, जब आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक फ्लेवर आया तुमको, समझ में आया कि सर हाँ देखो अब इससे क्या चीजें क्लियर हो गई। बैंक का इंटरेस्ट क्या हो गया? प्रोटेक्ट। समझ में आ रहा है? प्लीज ओपन योर बुक्स, एक नोटबुक लिखा हुआ है, गिव द टाइटल कंपनीज एक्ट 2013। जितना बोलू जैसा बोलू वैसे ही लिखो। गिव द टाइटल कंपनीज, द कंपनीज एक्ट 2013। क्या हो गया बेटा? ये चार्ट बना लो, स्टेक होल्डर्स एंड ऐसा। सेवेंटी सेवन है, नॉट 73। ठीक है, पहले ये बना लो, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स। ठीक है, ओके, ये बना लिया आपने? ऑल राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 is to create transparency. The objective of Companies Act 2013 is to create transparency between the company between the company and the stakeholders, between the company and the stakeholders. Full stop. This ensures, full stop, this ensures free flow of information, free flow of information
between the stakeholders and the company, between the stakeholders and the company, so that between the stakeholders and the company, so that the stakeholders are, so that the stakeholders are in a better position, stakeholders are in a better position to take decisions. Example 1, leave a line. Example 1. As per section 77, as per section 77, a company is obligated to register with the ROC. Company is obligated to register with the ROC any charge created against its assets, any charge created against its assets within 30 days from creation of such charge. मतलब चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू रजिस्टर इट विद द आरओसी. एंड आरओसी ये इंफॉर्मेशन कहां डाल देगा? एमसीए की वेबसाइट के ऊपर. बिंदास आप जाके चेक कर सकते हो कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. समझ में आ रहा है? अब ये तुमको ये एग्जांपल अगर ऐसा अपने लिए रेफरेंस के लिए लिखना है तो तुम लिख सकते हो. नीचे से एक छोटा सा डायग्राम बना दो. पहले आईसीआईसीआई बैंक के पास गया, 70 लाख का लैंड, ये किधर जाएगा? नो, एसबीआई विल नॉट अप्रूव द लोन. एंड एसबीआई का इंटरेस्ट क्या हो गया? प्रोटेक्ट. ठीक है, अपने वर्ड्स में बेटा. जो क्रक्स था वो मैंने लिखा दिया, कंक्लूजन. ये डायग्राम पेंसिल से तुम तुम्हारे रेफरेंस से लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो. नॉट कंपलसरी. ठीक है, तो एक फ्लेवर डेवलप हो रहा है. समझ में आ रहा है ना कंपनीज एक्ट क्यों लागू हो रहा है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फार सो गुड, स्मूथ जा रहा है. चलो, हो गया. बढ़े आगे बेटा. चलो, तो एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कंपनीज एक्ट का कि हर जगह यही थीम आइडेंटिफाई करना है कि सर अगर हम गवर्नमेंट होते, हमको बैंक का पैसा बचाना है तो कंपनीज ये सब फ्रॉड करेगी, उसको हम प्रिवेंट कर लिया. ऑल राइट, सो इन अ वे कैन आई से सेक्शन 77 प्रिवेंटेड कॉर्पोरेट फ्रॉड. इन अ वे सेक्शन 77 प्रिवेंटेड corporate
फ्रॉड, आए दिन फ्रॉड होते ही रहते हैं ना बेटा। कंपनीज एक्ट का काम ही है कि फ्रॉड ना हो, पब्लिक का पैसा ना डूबे। समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू कंपनीज एक्ट 2013। याद आया? नाउ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इसके जितने भी सेक्शन है, शाल अप्लाई टू, किस किस पे लागू हो गए, यहां पे क्लियर करना जरूरी था। हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट आर वी स्टडिंग नाउ? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्लॉज ए क्या बोलता है? एवरीबडी रीड विद मी। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये किस किस पे लागू होगा? अंडर एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कौन सा एक्ट? 2013, और एनी अदर प्रीवियस लॉ, कंपनी लॉ। क्लियर हो गया बेटा? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बेटा? 2013 में जो कंपनीज बनी है उस पे तो लगेगा ही, इसके अलावा किस पे लगेगा? पुरानी कंपनीज जो कोई और एक्ट में अगर रजिस्टर हुई है वहां पर भी लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? अभी रुक जाओ। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, बराबर है। नाउ प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 67 के अंदर है। देखो लिखा हुआ है, प्रीवियस कंपनी लॉ का क्या मतलब है? 1956 वाला जो लास्ट था बेटा, इस पे भी लगेगा, तो 1866 वाले पे भी लगेगा बेटा। देखो पुराना कंपनीज एक्ट भी था, 1866, 1882, 1913, 1956, हर जगह क्या लिखा हुआ है? इंडियन इंडियन इंडियन। ये ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे पुराने एक्ट टाटा, रिलायंस, गोदरेज, तुमको लगता है 2013 में रजिस्टर्ड है या 1956 में रजिस्टर्ड थे? एवरीबडी 2013 में रजिस्टर्ड है या 1956 में रजिस्टर्ड है? 1956, पुरानी कंपनी है ना। 2013 तो अभी वाली है, और 1956 में पुरानी वाली होगी। और अगर आईटी और भी पुरानी कंपनीज है जो 100 200 साल पुरानी है, तो पुराने लॉ में होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? एवरीबडी यस और नो? यस। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस क्या सिर्फ 2013 वाली कंपनीज को लगेंगे या पुरानी वाली कंपनीज को भी लगेंगे? पुराने वाली कंपनीज को लगेंगे। कैन आई से टाटा ऑल्सो हैज टू फॉलो सेक्शन 77? 1956 में ऐसा सेक्शन था नहीं, 2013 में है, हां, तो फॉलो करना पड़ेगा। यस, फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या होता है? ऑर्डिनेंस। बेटा हम जो पढ़ रहे हैं ना, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है। या तो आप समझ गए एक्ट एक्ट एक्ट, सर एक्ट पार्लियामेंट में जाता है, साइन होता है, द मोमेंट प्रेसिडेंट साइंस इट द बिल बिकम्स एन एक्ट, ये तो हमको पता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? करेक्ट करेक्ट। कोविड आया था, अरे आया था, कोविड आया था। कोविड में क्या बोला एवरीबडी? कोविड में क्या बोला? मास्क पहनो, शादी मत करो, मतलब वेडिंग वेडिंग सब बंद कर दिया था ना। अरे हाँ या ना? हाँ। एक साथ जमा मत हो। अब एक ये सब रूल लागू करना है तो पार्लियामेंट को भी जमा होना पड़ेगा। अब खुद बोल रहे जमा मत करो, तो खुद जमा हो गए क्या? नहीं, बराबर है। मेनी टाइम्स ही वॉज राइट, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ऑल राइट, जैसे कि इनका विंटर सेशन होता है, समर सेशन रहता है, उसमें भी मिलते तो जूते चप्पल ही मारते एक दूसरे को, टेबल वेबल यही काम करते हैं ना बेटा। इन केस ऑफ इमरजेंसी बेटा क्या होता है? ऑर्डिनेंस पास होता है। द ऑर्डिनेंस इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट एट अ सेंट्रल लेवल। बेटा दो टाइप के एक्ट होते हैं, वन इज एट सेंट्रल, वन इज एट स्टेट लॉ। अभी देखो एकदम क्लियर होना चाहिए। इंडियन कंपनीज एक्ट क्या लगता है, सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है? सेंट्रल मतलब क्या? होल ऑफ इंडिया, कहीं भी हो ये एक्ट होगा। इनकम टैक्स एक्ट कहीं भी हो, टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं भी हो, रूल फॉलो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स एक्ट स्टेट एक्ट। समझ में आ रहा है?
स्टेट एक्ट है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट कहां का है? दिल्ली का। कई कई जगह दोनों पैसेंजर्स को हेलमेट पहनना रहता है, कई कई जगह एक को पहनना पड़ता है, बराबर है। ये क्यों आया? स्टेट हैज डिफरेंट डिफरेंट पावर्स टू डू और पास दी एक्ट। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? तो स्टेट का कौन रहेगा? गवर्नर साइन करेगा। स्टेट के लिए अगर ऑर्डिनेंस पास करना है तो गवर्नमेंट क्या बोलते, गवर्नर साइन करेगा। नायक मूवी देखिए, नायक मूवी देखिए, कौन है नायक मूवी में? अनिल कपूर एक दिन का सीएम बन जाता है। देखो फिक्शनल है, उसमें लिखता है ना पावर्स अंडर द ऑर्डिनेंस, याद आया तुमको? उसमें अगर मूवी का डायलॉग याद रहेगा कि ये मुमकिन है कि नहीं, उसको एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं ना, तो वो बोलता है, गवर्नर बोलता है हां अगर ऑर्डिनेंस तुमने पास किया तो एक दिन का सीएम बन सकता। देखो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल नहीं। पॉसिबल है बट प्रैक्टिकल नहीं। इमरजेंसी, एंड ये ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं रहता है बेटा, ये टेम्पररी रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब 6 वीक्स आफ्टर बोथ द पार्लियामेंट्स आर इन सेशन, या तो पार्लियामेंट इसको अडॉप्ट कर लेगी या ये अपने आप क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी ऑर्डिनेंस का मतलब समझ गया, कोई चीज जो इमरजेंसी के अंदर पास हुई थी जब पार्लियामेंट नहीं था, जैसे कोविड वगैरह, मास्क पहनना, गैदरिंग को बंद करना, वो कर्फ्यू जैसा लगना, प्रोटोकॉल आना, ट्रेन्स को वो रिड्यूस करना, ऐसा रैंडमली नहीं कर सकते, उसका हमेशा एक लॉ, एक रूल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक रेलेवेंट एक्ट होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस, तो प्रीवियस कंपनी लॉ समझ गए बेटा? एवरीबॉडी प्रीवियस कंपनी लॉ समझ गए? अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब 3 प्रकार की कंपनी है, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? चलो ये फाउंडेशन में पढ़ा है, क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? लगेगा बेटा, एप्लीकेबिलिटी लिखा है ना अपन, अप्लाई टू लगेगा। बट यहां पे एक लाइन यूज करी हुई है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। एक्सेप्ट इन सो फार द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर तुमको याद होगा, चलो फाउंडेशन लॉ उनको तकलीफ नहीं हुआ था, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड या इनवैलिड? चप्पल लेके मारेगा तुमने। वॉइड है कि वैलिड है? वो मारेगा, वैलिड। वैलिड अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तुम क्या किसी को लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल ट्रेड, लॉफुल ऑक्यूपेशन से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। याद है, कॉम्पिटिटर पैसा देगा और मैं पैसा खा जाऊंगा जहां, या धंधा नहीं करने का। समझ में आया? वो याद आया एग्जाम्पल फाउंडेशन वाले? याद आया ना? अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड या इनवैलिड? वॉइड, बराबर है, मतलब इनवैलिड। समझ में आ रहा है? बट बेटा पार्टनरशिप में एक चीज पढ़ाई थी मैंने कि एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वेयर गुडविल हैज बीन परचेज्ड एंड वेयर द रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल, वैलिड या इनवैलिड? वैलिड। खाली एक जगह वैलिड था, जनरली वो क्या रहता है, वॉइड रहता है। याद आया? झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ ना, एक जगह बोल रहा है वॉइड, दूसरी जगह क्या बोल रहा है, वैलिड। वो एक एक्सेप्शन था, याद आया? तो वो एक्सेप्शन में हम किसकी सुनते थे? पार्टनरशिप की। आउटगोइंग पार्टनर अगर गुडविल खरीदता है तो उसको कंपनी, उसके लिए अगर रिस्ट्रेंट रीजनेबल है तो वो वैलिड रहेगा। समझ में आ रहा है? याद आया? झगड़ा झगड़ी हो सकता है या नहीं हो सकता? सेम वे इधर झगड़ा झगड़ी हो सकता है या नहीं हो सकता? बेटा बैंक्स के लिए स्पेशल एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट। समझ में आ रहा है? बैंक्स के लिए 2 एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट, दोनों उनके ऊपर लागू होते हैं। इंश्योरेंस के लिए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। समझ में आ रहा है? एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो हो सकता है कंपनीज एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में झगड़ा हो सकता है बैंकिंग एंड कंपनीज एक्ट में झगड़ा हो। तो ये क्या बोल रहा है? झगड़ा होगा तो किसकी सुनना है, कंपनीज एक्ट की कि उनकी रेलेवेंट लॉ की? एवरीबॉडी रेलेवेंट लॉ की सुनना है। मतलब शेड्यूल 3 सुना है? एवरीबॉडी शेड्यूल 3 सुना है? अरे शेड्यूल 3 बैलेंस शीट,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस शीट देखा है ना तुमने, उसका एक फॉर्मेट होता है, बराबर है। वो फॉर्मेट आता कहां से? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करो, सब कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा ही देखना चाहिए। एंड इसके लिए उधर टीचर बोलता है एक भी ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं करना। क्यों? क्योंकि लॉ में सीधा दिया हुआ है तो वैसा ही बनाना है। तुमने आड़ा टेढ़ा किया मतलब गलत बनाया। शेयर कैपिटल नीचे डाल दिया, रिजर्व्स ऊपर डाल दिया, जीरो दे देगा, भले बैलेंस शीट टैली हो, क्योंकि शेड्यूल 3 में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं एवरीबॉडी? अब बैंक वाले का फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट अलग रहता है, शेड्यूल 3 वाले कंपनीज का अलग रहता है। हो गया झगड़ा? अरे हुआ कि नहीं? तो क्या फॉलो करेंगे? बैंक वाले अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट का नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें इजी थी। अब आता है डेप्थ वाला डिस्कशन। क्या लिखा हुआ है इधर? बस सच, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, ठीक है, एनी एक्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। कितनी कंडीशन दिख रही है? 2। वो क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट प्लस क्या है? नोटिफिकेशन, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, प्लस क्या होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इज एन एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट इज एनीथिंग दैट हैज 5 एलिमेंट्स। तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है? अरे हां या ना? बॉडी कॉर्पोरेट हैज 5 थिंग्स। सबसे पहले क्या है? कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, फिर इट कैन सू, इट कैन बी सूड। समझ में आ रहा है? और क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वही हो गया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। और क्या है बोलो? इट इज बाय लॉ। 5 चीजें। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज समवन हु हैज कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, perpetual succession, sue can be sued and it can be incorporated by law। सोलोमन वर्सेस सोलोमन याद है? यही सब चीजें थी। ऑलराइट, आज तुम किसके अंडर पढ़ रहे हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? एवरीबॉडी कौन सा कोर्स कर रहे हो? तुम्हारा कर्ता धर्ता कौन है? आईसीएआई। कल तुमको आईसीआई पे गुस्सा आएगा तो तुम गाली किसको देगा? आईसीआई को कि प्रेसिडेंट को? जल्दी बोलो, आईसीआई को या प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट मतलब नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा, ठीक है, आईसीआई का प्रेसिडेंट। किस पे गुस्सा, किस पे निकालोगे? गुस्सा किस पे निकालोगे? आईसीआई पे। तुम क्या बोलते हो? अरे देखो लॉजिकली तुम क्या बोलते हो? अरे प्रेसिडेंट ने क्या डेट्स एग्जाम की? बोला सितंबर प्रीपोन, समझो। बोला मई का अभी एग्जाम अप्रैल में करेगा, तो तुम गाली किसको देगा? आईसीआई को। अरे यार इंस्टीट्यूट को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी करती है, स्टूडेंट के साथ करेगी, तुम प्रेसिडेंट को बोलते हो। नहीं, कल उठ के तुमने इंस्टीट्यूट पे केस फाइल कर दिया, तो तुमने इंस्टीट्यूट करते बेटा, इतना टेंशन नहीं लेने का। बच्चे इंस्टीट्यूट पे केस फाइल करते हैं, इंस्टीट्यूट बच्चों पे केस फाइल कर देता है, ठीक है? हाँ होता है। अभी माइनर वाइनर नहीं बेटा, फाइनल में जाके ये सब झगड़ा झगड़ी होती है। रिट पिटीशन होता है, एग्जाम पोस्टपोन करो, ये बताओ वो बताओ, ऐसा केस चलते ही रहते हैं। तो केस आईसीआई पे होता है या प्रेसिडेंट पे होता है? आईसीआई। सो आईसीआई हैज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट्स अ लीगल एंटिटी, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट रहे, आईसीआई तो रहेगा। आईसीआई इज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सीए एक्ट 1949 आया, उसके बाद क्या बना? आईसीएआई। सेबी याद है? सेबी का क्या होता है? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट्स। तो सेबी एक्ट 1992 आया, उसके बाद क्या आया? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुना है? ऑलराइट, तुम्हारा एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो तुम्हारा टोल काटता है,
समझ में आ रहा है? वो पहले क्या आया था? हाईवे एक्ट आया, उसके बाद एनएचएआई आया। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई, सेबी, आरबीआई। आरबीआई एक्ट आया 1949, उसके बाद क्या बना? आरबीआई। तो आरबीआई क्या गवर्नर मर जाता है आरबीआई का तो आरबीआई खत्म हो जाती है? नहीं, दूसरा गवर्नर आता है। परपेचुअल सक्सेशन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या आईसीआई केस कर सकती है? यस। क्या आईसीआई पे केस हो सकता है? यस। बराबर है। ये सब चीजें क्या है? ये जो मैंने तुमको बोला, सेबी, आईसीएआई, आईसीएमएआई, आरबीआई, एनएचएआई, ये सब चीजें क्या है बेटा? एज पर कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। ये कंपनीज नहीं है, ये कंपनीज नहीं है। हालांकि इसके पास कंपनी वाले फीचर्स है। विल आई कॉल देम कंपनी? नो। व्हाट विल आई कॉल देम? बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रहा है बेटा? देखो, ये मैं बोला ना, थोड़ा डेप्थ पे समझना है। अब हम आलतू फालतू कुछ भी नहीं बोल सकते। सेबी, एनएचएआई, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सब चीजें क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। इनकॉर्पोरेटेड क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेटेड क्या लिखा हुआ है? एवरीबडी। इनकॉर्पोरेटेड बाय क्या लिखा हुआ है? एनी एक्ट। क्या एप्पल इंक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, फोन ही एप्पल। ऐसा दिख रहा है एप्पल सर, एप्पल की बात। एप्पल इंक मतलब एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। यूएस में तो इंक लिखते हैं ना बेटा, आईएनसी या आईएनके वाला इंक नहीं, आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड वाला इंक। एप्पल इंक कैलिफोर्निया में बनी है। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? एवरीबडी, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? कैसे बोल सकते हो तुम बॉडी कॉर्पोरेट? अरे जवाब दो ना। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? बोलो। अच्छा सुनो, डेप्थ में जाना है ना, इसके लिए पूछ रहा हूं कि छोड़ दूं। डेप्थ में जाना है ना। एप्पल इंक क्यों है? क्या लिखा हुआ है? दिस एक्ट बोला कि एनी एक्ट बोला? एनी एक्ट मतलब एप्पल तो अपने रेलेवेंट लॉ में है ना, तो क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे टेल मी, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? तो क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? क्या बोल रहे हैं? अगर क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? बेटा यही घुमा घुमा के 3-3 मार्क का क्वेश्चन पूछते बेटा। एप्पल इंक में क्या बॉडी, क्या एप्पल इंक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? नहीं। हाँ, गलत आंसर इधर ही है। इट इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर तुमको एफ के अंदर घुसना है तो दो कंडीशन है, बॉडी कॉर्पोरेट प्लस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? क्या बॉडी को इज, अब समझ में आया तो एक स्टेटमेंट का मीनिंग बोलो मेरे को, ट्रू और फॉल्स बोलो। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट, ट्रू। तो यहां दो शर्त है आज की तारीख में बेटा। देर आर ओनली 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स दैट आर नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसमें है आपका एनएचएआई एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दो जगह पे ये है बॉडी कॉर्पोरेट, एंड इस पे क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। आया मजा? अरे हाँ या ना? ऑल राइट, अभी मुझे एक बात बताओ। सेबी, सेबी की अगर मैं बात करूं, क्या ये कंपनी है? क्या
ये कंपनी है? यस या नो, एकदम फटाफट, क्या ये कंपनी है? नो। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? नहीं। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी अपन एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है? एक कंपनी ले लो। कौन सी कंपनी लोगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर। आर यू? रिलायंस कंपनी है? एवरीबडी, रिलायंस कंपनी है? हाँ सर। बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे फटाफट, बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ, कंपनीज एक्ट लगेगा। एप्पल इंक बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनीज एक्ट लगेगा? कंपनी है? कंपनी है? नहीं। एप्पल इंक इज नॉट अ कंपनी। एप्पल इंक इज व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी का डेफिनेशन आ जाओ इसके लिए। आया? मजा आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? कि स्ट्रेस आ गया? स्ट्रेस आ गया। आ जाओ, कंपनी का डेफिनेशन क्या मतलब है? कंपनी का बोला ना मैंने तुमको, कंपनी का मतलब क्या है? कौन सा एक्ट? दिस एक्ट। एप्पल दिस एक्ट में बनी है तो या कंपनी होगी? नहीं होगी। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? हाँ, बट वो कंपनी नहीं है। तुम इसके लिए बोला ना, अब तुम लूजली कुछ को कुछ भी नहीं बुला सकते हो। अगर कंपनीज एक्ट के मुताबिक देखना है तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक क्या रहेगा? क्या एप्पल इंक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। क्या एप्पल इंक पे कंपनीज एक्ट लगेगा? नो। क्यों? नोटिफाइड नहीं है सर। शर्त दो होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट प्लस नोटिफाइड। समझ में आया? नोटिफाइड अभी कितनी है? 2। एनएचएआई कंपनी है? एनएचएआई कंपनी है? एनएचएआई कंपनी है? नो। अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ एनएचएआई बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि एनएचएआई का रेलेवेंट एक्ट है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है बेटा। आईसीआई का खुद का एक्ट है ना, तो एनएचएआई का भी खुद का एक्ट है। फिर वो आया, एनएचएआई इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, सो इज एनएचएआई कंपनी? नो। बॉडी कॉर्पोरेट? यस। कंपनीज एक्ट लगेगा? यस, क्योंकि वो नोटिफाइड है। वेलकम टू सीए इंटर। अब समझ में आ रहा है? देखो, 5 चीजें तो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये 5 चीजें कंपनी में भी होती है, ये 5 चीजें एक बॉडी कॉर्पोरेट में भी होती है। लॉजिकली सुनो, अगर एप्पल इंक को लोग बोलेंगे कि तेरे पे कंपनीज एक्ट लागू होता है और टिम कुक को फोन करेगा और बोलेगा चल भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन और चार्ज करना है, टिम कुक चप्पल लेके मारेगा इधर। बोला तू पागल हो गया है क्या? मैं यहां यूएस में बैठे बैठे तुम्हारे को क्यों फॉलो करूं? सीधी सी बात है ना। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी वाइड टर्म। इसके लिए 2 कंडीशन डाली कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो प्लस क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट नोटिफाइड। अब गवर्नमेंट बोलेगी एप्पल अभी है बॉडी कॉर्पोरेट, इस पे लगा दो कंपनीज एक्ट 2013। कहां से लगाएंगे यार? पॉसिबल भी तो होना चाहिए। वो वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं हुआ बिंदास बोलो, बार बार पढ़ाऊंगा, कोई घाई नहीं है। डेप्थ जरूरी है। अब समझ में आया? देखो, ये सेक्शन फाउंडेशन में भी था बट तब उतनी डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब जरूरत है, अब हर चीज की डेप्थ जरूरत है। क्लियर हुआ बेटा? सो एफसीआई कंपनी है, इतना सोचने का नहीं। अब एफसीआई कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ हाँ, अब मेरे को सेटिस्फैक्शन है। ठीक है। सेबी कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनीज एक्ट लगेगा? नहीं। वाई? नॉट नोटिफाइड। नॉट नोटिफाइड। ठीक है। यूनिलीवर कंपनी है? यूनिलीवर कंपनी है? नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ी ना बोला। ये गलत थोड़ी ना है बॉस। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में रजिस्टर्ड है, यूनिलीवर उसकी पेरेंट है जो यूके में है।
पता ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान HUL है ना इंडिया में, यूनिलीवर है क्या इंडिया में? नहीं। समझ में आ रहा है? यूनिलीवर कंपनी है? नहीं। यूके में बनी है, चलो नहीं पता था, यूके में बनी है, कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनीज एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये डिस्कशन थोड़ा और एडवांस होगा जब हम होल्डिंग सब्सिडरी करेंगे। ठीक है, लपेटते हैं लोग, ऐसी ऐसी कंपनीज को लपेटा जाता है, बट थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा फ्लेवर स्टार्ट तो होने दो। ठीक है, समझ में आया? अभी हम किधर थे? क्लॉज F, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज F बराबर है एनी बॉडी कॉर्पोरेट। आज सिर्फ दो ही नोटिफाइड है, NHAI एंड FCI, एंड कंपनी मीन्स अ कंपनी registered or incorporated under this act or any previous law। तो देखो बेटा, सेक्शन 220 and 41A सॉरी 4F नहीं 4A, 1 का 4, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज A सेम ही हो गया, सेम ही हो गया ना। वो यही डिफाइन करा है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एंड उसने बोला कंपनी मीन्स। अब देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ था? अब यहां पे किसका डेफिनेशन दिया है? बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है, व्हाट इज द वर्ड यूज्ड ओवर हियर? क्या मीन्स एंड इंक्लूड्स में फर्क है स्पेलिंग का? एक M से चालू होता है सर, एक I से चालू होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या मीनिंग में कुछ चेंज आएगा? क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग में कुछ चेंज आएगा? कंपनी मीन्स क्या था? एवरीबडी, कंपनी मीन्स लिखा हुआ था। कंपनी मीन्स क्या था उसके आगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस इंडियन कंपनी लॉ। समझ में आ गया? क्योंकि सब इंडियन एक्ट्स थे, ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग इंडियन लॉ में हो गया वो। यस और नो एवरीबडी? क्या था कि कंपनी मीन्स मतलब क्या बोल दिया लॉ ने? स्ट्रिक्टली कंपनी मीन्स ये या वो, बराबर। कंपनी मीन्स ये मतलब 2013 या वो पास्ट वाले 1956 1882 जो भी था ऑर्डिनेंस वगैरह, बराबर है। क्या इसके अलावा कोई और चीज कंपनी हो सकती है? नहीं हो सकती। स्ट्रिक्टली या तो ये या तो वो डिफाइन कर दिया, मीन्स बस ये ही है कंपनी, यही है कंपनी, बस इसके अलावा और कोई चीज कंपनी नहीं हो सकती। दिमाग में बिठा लिया। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है ना? इंक्लूड्स का मतलब होता है बेटा कि इसके अलावा, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और भी चीजें हैं इसके अलावा। इसको समझने के लिए समझो, तुम लोग मूवी जा रहे हैं, ऑलराइट, सोहम, सार्थक, वंश, ये लोग तीनों लोग मूवी जा रहे हैं। ठीक है, सोहम जय को फोन करके पूछता है, ऑलराइट, सोहम जय को फोन करके पूछता है, ध्यान से पहले समझो, पूछता है तू भी आ रहा है ना? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब पहले डेवलप करो, इसका मतलब क्या हुआ? हम तो ऑलरेडी जा रहे हैं, हम तो ऑलरेडी जा रहे हैं, तू आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तू भी, अब समझ रहे हो? वो एक फील डेवलप हुआ। दिस इज इंक्लूड्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंक्लूड्स मीन इन लॉ ओवर हियर, कि इसके अलावा भी क्या है? कंपनी देखो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो एप्पलिंग बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स है। ऊपर भी लिखा था अंडर एनी एक्ट, याद आ गया? तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या रहेगी? बॉडी कॉर्पोरेट। बट इसमें कंपनीज एक्ट लगेगा क्या? एवरीबडी लगेगा क्या? नहीं। कब लगेगा? व्हेन इट इज नोटिफाइड।
याद आया ना? बॉडी कॉर्पोरेट पे अगर कंपनीज एक्ट लगाना है तो इट हैज टू बी नोटिफाइड, बट डज नॉट इंक्लूड 1 and 2, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे बोलो. अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? अरे है. मतलब मैं बोल रहा हूं नॉट एज पर दिस डेफिनेशन, इन जनरल उसको 5 एलिमेंट्स है क्या? 5 एलिमेंट्स है क्या? परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, सू, कैन बी सूड, है या नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी? अरे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई, है या नहीं है? है. बॉडी ऐसा तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट कंपनीज एक्ट के लिए क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. समझ में आ रहा है? उनको निकाल दिया. समझ में आया? एंड दूसरा क्या लिखा? बाय नोटिस एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट which the central government may by notification specify in this behalf but does not include. अब देखो दो चीजें. There was a notification in section 1 subsection 4 clause F. वो नोटिफिकेशन से क्या कर रहे थे? बॉडी कॉर्पोरेट पे क्या कर रहे थे? एवरीबॉडी बॉडी कॉर्पोरेट पे क्या लगा रहा था? कंपनीज एक्ट 2013. यहां पे क्या पावर दिया है कि बॉडी कॉर्पोरेट होने के बाद तेरे पे क्या नहीं लगाएंगे? कंपनीज एक्ट 2013. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दोनों पावर है कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट को लपेट ले एंड कंपनीज एक्ट लगाए, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और क्या बोले इस पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा. समझ में आ रहा है? 2 पावर्स आर गिवन. पावर जो एफ क्लॉज के अंदर दिया हुआ था वो क्या करता? तो नोटिफाई कि इस पे क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट, जैसे एनएचएआई, एफसीआई. और ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसपे गवर्नमेंट क्या बोल सकता है कि इस पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा? एनी अदर कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफाइंड बिकॉज डज नॉट इंक्लूड. समझ में आया बेटा? तो अपना सेक्शन 2 क्लॉज 11 खत्म हुआ इधर बॉडी कॉर्पोरेट का. इज दैट क्लियर? 2 पावर, एक जगह पावर दिया, एक जगह पावर दिया किसका? लागू करने का, और एक जगह लागू नहीं करने का. समझ में आ रहा है? दोनों पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट. अब क्या गवर्नमेंट क्या बोलती है? नोटिफिकेशन या रूल्स. तुमको ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है? तुमको याद है स्मॉल कंपनी? याद है स्मॉल कंपनी? याद है कि नहीं? कंपनीज एक्ट में क्या लिमिट थी? एवरीबडी फाउंडेशन स्मॉल कंपनी याद है कि नहीं? पढ़ो इधर जरा. पूरा सेक्शन मत पढ़ो, जाने दो. लिमिट्स देखो ना क्या लिखा हुआ है. बेटा कंफर्टेबल? एवरीबडी कंफर्टेबल? सो फार सो गुड? अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा है ना? हर चीज की बारीकी, हर चीज की डेप्थ. और ये एग्जाम में पूछते बेटा बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, ठीक है, या कंपनी है या नहीं है. तो यहां ध्यान दे, 3-3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है. अब यहां क्या लिखा हुआ है सर? 50 लाख 2 करोड़. तो तुमने गलत पढ़ा, मैंने गलत पढ़ा, क्या है? तुमने पढ़ा सही. अब देखो बेटा ध्यान दो. मैंने गलत पढ़ा है, टेंशन आ गया. सर 4 करोड़ 40 लिख के आए हम लोग, यहां तो कितना लिखा हुआ है? 50 और 2 करोड़. देखो बेटा लॉ मेकिंग प्रोसेस याद है ना तुमको? पता है ना कितना झंझट होती है? बेटा झंझट है. ड्राफ्ट करो, ये करो, पार्लियामेंट में पास करो. अब मुझे बताओ ये जब बना था ना, ये 50 और 2 करोड़ पे था. क्या आज 50 और 2 करोड़ की कोई वैल्यू है, कोई औकात है? नहीं.
स्मॉल कंपनी क्यों बनाया था? आज जेन्युइनली नहीं है फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, आज शार्क टैंक पे आ रहे लोग क्या क्या मांग रहे हैं बेटा, तुमने देखा है ना शार्क टैंक पे क्या क्या मांग रहे हैं वो लोग। देखो, एक होता है सबसे पहले स्मॉल कंपनी, उसने क्या बोला, मीन्स अ कंपनी अदर देन, मतलब स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? क्यों प्राइवेट कंपनी? भाई देख, एक तो पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी का एक छोटा बच्चा है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी। बोलता भाई देख, एक तो तू छोटा मोटा है, छोटा मोटा धंधा करता है, इस पे तेरे को काय को मैं 150-200 सेक्शन लगाऊं? तो एक काम कर, तू 80 सेक्शन में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 80 सेक्शंस में खुश रहो, क्योंकि कंप्लायंस कम होगा। अब ये सब रजिस्ट्रेशन करना, एक सीएस लेना पड़ेगा, एक सीए लेना पड़ेगा, बार बार खर्चा होगा, तो उनका खर्चा कम करने के लिए, वैसे भी क्या है, स्मॉल कंपनी है, कम पैसा लगा हुआ है, तो इतना हमको ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, वाई? पब्लिक का पैसा है। प्राइवेट कंपनी में कम ट्रांसपेरेंसी, वाई? कम लोग का पैसा लगा हुआ है, तुम जला दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्मॉल कंपनी और छोटा तो और कम लोग का पैसा लगा हुआ है, तो कंप्लायंस क्या कर देंगे, कम। अब शार्क टैंक में आके लोग करोड़ों की डील कर रहे हैं, इतना इक्विटी, इतना ये, इतना वो, तो इतने से में काम चलेगा क्या? नहीं। अब एक छोटी चीज चेंज करनी है तो क्या पूरा एक्ट बदले? क्या पूरा एक्ट बदले? हां, अगर एक छोटी चीज चेंज करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्ट बदलना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस वापस रन करना पड़ेगा। तो 1956 का ये बहुत बड़ा दिक्कत था बेटा, बार बार अमेंड करना पड़ता था। तो क्या आया, तू लोग ने बोला 2013, विच इज बेस्ड ऑन अ स्केलेटल अप्रोच। बहुत जगह, हर जगह तुम ना ये चीज बार बार देखोगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, किधर गया, सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब एक नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चीजें चेंज कर सकती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफिकेशन? इंडिया का एक ऑफिशियल पेपर है जिसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गैजेट। बस ऑफिशियल गैजेट में लिख के छाप दो, वो दिन से वो लागू हो जाएगा। पार्लियामेंट का झंझट नहीं, इसका झंझट नहीं, पास करने का झंझट नहीं, प्रेसिडेंट का साइन, डिस्कशन, ड्राफ्ट, कुछ करने का जरूरत नहीं। अब हर चीज की गहराई अपन समझेंगे। ऑफिशियल गैजेट ऐसा दिखता है, है ना, एकदम जोरदार। अरे है या नहीं? अरे हिंदी में पढ़ो। अरे जाने दो, इधर आ जाओ। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस में आता है बेटा। तो लॉ ने क्या किया, कंपनीज एक्ट एक चीज है और कंपनीज अमेंड, कंपनी रूल्स एक अलग चीज है बेटा। तो क्या होता है, वही एक्ट को अमेंड या चेंज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स में चीजें पास करती है। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, इन द कंपनीज रूल्स 2014, इन रूल 2, इन सब क्लॉज, सब रूल 1 फॉर द क्लॉज टी। अब ये देखो, फॉर द पर्पजेज ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2, अपन यही पढ़ रहे ना, 285। अरे हाँ या ना, 285। पेड अप कैपिटल एंड टर्न ओवर शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़। हाँ, सबको रिलीफ हो गया। हाँ सर, सही चीज पढ़ा अपन ने। ठीक है, 4 करोड़ एंड 40 करोड़। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम 50, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक्ट ने क्या बोला, गवर्नमेंट तू 40 तो कर दी, क्या हो गया, 4 तो कर दिया, 10 के ऊपर नहीं कर सकता। मैक्सिमम इधर नोटिफाई कर दिया, पावर दिया, बट पावर पे क्या दिया, लगाम। ऐसा नहीं कि कल उठ के कुछ भी नोटिफिकेशन डाल देना। अभी क्या है, 4 एंड 40, 4 इज विद इन 10। यस, कल क्या ये 12 लाख हो 12 करोड़ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास वो पावर ही नहीं है। और अभी यहां क्या है, 100 करोड़। जैसे जैसे वक्त बदलेगा हम बदलते जाएंगे, बट क्या हम 100 करोड़ सरपास कर सकते हैं? नो। तो क्या है, 4 करोड़ एंड
40 करोड़। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल जब बनाए थे 50 एंड 2, ऑलराइट। अब क्या है? 40, 4 एंड 40, 4 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 40 करोड़ का टर्नओवर। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? ये तो बहुत इजी, ये आया था ना अभी कौन सा, ये फीस्टेबल्स, मिस्टर बीस्ट था ना, कौन है ये? फीस्टेबल्स, वो खाने पीने का। बेटा ये करोड़ों का टर्नओवर 2-3 घंटे में कर देते। करोड़ों का टर्नओवर 2-3 घंटे में हो गया था। वो लॉन्च किया था और उसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर लिया था बेटा। एक एनर्जी बार बनाया फीस्टेबल्स करके। ये सब चीजें अभी बहुत, वर्ल्ड हैज गॉन वे वे और मच मच इन एडवांस। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हुआ? 285। अब समझ में आ रहा है क्यों नेट, क्यों यहां अलग लिखा हुआ है? क्योंकि यहां भाई एक नोटिफिकेशन आ गई है डेटेड 15 सितंबर 2022। अब ये लिमिट को चेंज करना है तो नया नोटिफिकेशन डाल देंगे। इजी हो गया ना? ये लिमिट को चेंज करना है तो नया नोटिफिकेशन डाल देंगे। अब बेटा एक और चीज, गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया नोटिफिकेशन देने का? गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया नोटिफिकेशन देने का? वो भी तो पावर है। कैसा? ऐसा उठ के कर भी कुछ भी कर देगी? ये देखो, एवरीबडी, द सेंट्रल गवर्नमेंट by notification makes rules for carrying out the provisions of this act. It may make rules for all of the matters as may be prescribed or as which the provision is to be made. बस ठीक है, जनरली तुमको समझना है सेक्शन 469 गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक नोटिफिकेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसके लिए क्या लिखा हुआ है? as per the powers conferred under section 1 and 2, subsections 1 and 2 of section 469, कि गवर्नमेंट बोल रही है भाई हमारे औकात के अनुसार ही है, हम 469 के पावर एक्सरसाइज करके तुमको बता रहे स्मॉल कंपनी में 4 एंड 40। समझ में आ रहा है? अब रूल्स का मतलब क्या होगा? हर जगह अलग अलग जगह पे रूल्स आते हैं जो हमको एक्ट के साथ पढ़ना है। एक्ट बड़ा या रूल्स बड़ा? एक्ट बड़ा या रूल्स बड़ा? एक्ट बड़ा बेटा। ऑलराइट, क्योंकि एक्ट पावर देता है रूल्स बनाने के लिए, रूल्स पावर नहीं देता है एक्ट बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो एक्ट हमेशा बड़ा होता है, रूल्स उसका छोटा बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर रहता है। समझ में आया? तो हम पढ़ेंगे क्या? दोनों, कंपनीज एक्ट अलोंग विद द रेलेवेंट रूल्स। समझ में आया? तुमको रूल नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर क्या याद रखना है? सेक्शन नंबर क्या याद रखना है? यस, जितने याद रख सकते हो उतने याद रखो। फाउंडेशन में एटलीस्ट मैं बोल देता था कि चलो ठीक है जाने दो, ठीक है, बट अब याद रखना है। हर चीज का नहीं, बट जो जो तुमको चीजें याद रखती है वो तुमको याद रखना है। इज दैट क्लियर बेटा? अब आ जाओ, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है या नहीं लग रहा? कौन है हाँ बोलना? ठीक है,
इधर आ जाओ। 71 सेक्शन 2 क्लॉज 71 क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ व्हाट? एवरीबॉडी, पब्लिक कंपनी। क्या लिखा हुआ है? कंपनी विच इज नॉट अ, सिंपल एकदम। बोला पब्लिक प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट पब्लिक नहीं है ना, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। ऑलराइट, एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। देखो क्या लिखा हुआ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहां कुछ तारे बने हुए हैं, तो तारे देख लेते हैं। ओमिटेड, तो 2015 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, हटा दिया। पहले क्या था? 5 लाख, अभी क्या है? कुछ नहीं, नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। जो अमाउंट से आप कंपनी बनाना है वो अमाउंट से आप कंपनी बना सकते हो। कौन सी? पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो हमको समझना क्या पड़ेगा? अरे समझना क्या पड़ेगा? एवरीबॉडी समझना क्या पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ, एवरीबॉडी प्राइवेट कंपनी क्या वर्ड यूज हुआ है? मीन्स, मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया है। इट मीन्स अ कंपनी हैविंग कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। कितना प्रिस्क्राइब्ड है? नथिंग। अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, तो जो पैसा से लेना है, जो अमाउंट से चालू करना है, यू कैन स्टार्ट योर प्राइवेट कंपनी। 10,000 तो 10,000, 10 लाख तो 10 लाख, दोनों चलेगा। तुम 18 साल का हो गया, तुम भी बना सकते हो अपना प्राइवेट कंपनी। ठीक है, 1,000 रुपए कैपिटल के साथ भी बना देना, क्योंकि नथिंग इज प्रिस्क्राइब। ठीक है, नाउ अ प्राइवेट कंपनी हैज 3 थिंग्स: अ रिस्ट्रिक्शन, all right, a restriction, a limitation, all right, restriction and limitation, and there is prohibition. Everybody, प्राइवेट कंपनी पे 3 चीजें लागू होती है। सबसे पहला एवरीबॉडी, सबसे पहला ऐसा मुंह अच्छे से चलाओ, सबसे पहला। दूसरा प्रोहिबिशन, तीसरा लिमिटेशन। ऑल राइट, नाउ रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन है, मनाही नहीं है, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर हम 4 लोग ने बैठ के प्राइवेट कंपनी बनाई है, ये 4 ही डिसाइड करेंगे कि शेयर्स ट्रांसफर कैसे होगा। मुझे जाना है, मुझे अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, तो मैं फ्रीली करूंगा? नहीं, इन तीनों के साथ बैठ के बोलूंगा कि चलो मुझे सार्थक को ये शेयर्स ट्रांसफर करना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो रिस्ट्रिक्शन समझ गया। द रिस्ट्रिक्शन इज ऑन व्हाट? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बराबर है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके। सेकेंड, लिमिटेशन। लिमिटेशन किस पे? नंबर ऑफ मेंबर्स। कितना? 200, बट देर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? प्रोवाइडेड। तो देर इज अ प्रोवाइजो। प्रोवाइजो मतलब क्या बेटा? टू द वंस हु आर न्यू, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। ये 200 के मेंबर्स पे एक एक्सेप्शन है। ऑल राइट, 200 के ऊपर एक एक्सेप्शन है। ओके, कि 200 में सबसे पहला एक्सेप्शन है कि जॉइंट होल्डर्स शैल बी काउंटेड एज 1। जॉइंट होल्डर्स शैल बी काउंटेड एज 1। मैं और सार्थक मिलकर रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, तो हम जॉइंट ओनर्स हैं। कितना गिनेंगे? एक ही गिना जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 लोग ने एमआरएफ का शेयर मिलके करा दिया, जॉइंट ओनर्स ऑफ द शेयर, ये 10 लोग को कितना गिना जाएगा? एक है तो 10, एक्चुअली कंपनीज एक्ट इनको कितना मान रहा है? एक। जॉइंट ओनर्स ऑफ अ शेयर आर कंसिडर्ड एज 1। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है ना, persons who have been formerly in the employment of the company were members while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। इसका क्या मतलब हुआ सर? ऐसा दिमाग घूम गया सर, क्या बोल रहे हैं सर? दिमाग घूम गया।
देखो यहां पे दो चीजें हैं सर, एम्प्लॉयमेंट है, फिर क्या बन गया, मेंबर बन गया, काउंट करेंगे नहीं। पहले एम्प्लॉयमेंट आया, पहले जॉब लगी, फिर क्या मिल, मेंबर बना, मतलब क्या हुआ, शेयर्स मिले, समझ में आ रहा है, तो क्या उसको हम काउंट करेंगे, हम उसको काउंट नहीं करने वाले। एम्प्लॉयमेंट छूट गई या क्या हो गया, सीज हो गई, छोड़ दिया, एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई, छोड़ दिया, बट ही इज स्टिल अ मेंबर, मेंबरशिप कंटिन्यूड, काउंट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। मेंबर था, फिर जॉब मिली, काउंट करेंगे, सीक्वेंस शुड नॉट चेंज, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, पहले जॉब फिर मेंबर, तुम्हारे पास शेयर्स पहले थे फिर तुम मेंबर बने तो यू विल बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200, समझ में आ रहा है बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। एम्प्लॉयमेंट थी, मेंबर बने, एम्प्लॉयमेंट छूट गई, फिर भी यू हैव कंटिन्यूड टू बी अ मेंबर, तो शेयर्स होल्ड होने पे तुमको चेक करना पड़ेगा ये एम्प्लॉय था या नहीं था। अगर उसने शेयर्स लिया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं ली है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो काउंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो एवरीबडी, अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी हैज थ्री थिंग्स। सबसे पहला, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक मिनट वो जाने दो, प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, एवरीबडी, प्राइवेट कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड उसके पास तीन चीज है, सबसे पहला, एवरीबडी से टुगेदर, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट, everybody, restriction on what, transfer of shares, limitation on what, number of members, कितना, how many exceptions, how many exceptions, two exceptions, two proviso। सबसे पहला, joint owners considered as one, all right, and persons who are in employment and become members of the company, they will not be counted under the limit of 200, or persons whose employment ceases but they continue to be members shall not be counted in the limit of 200। 200 की लिमिट में ये काउंट नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड डाउट, यस। ये तो यही हो गया ना, अरे जॉब मिला, शेयर्स मिले, जॉब छूट गया, शेयर्स है, यही केस हो गया ना, तुमने जॉब चेंज कर दिया, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तुमको ईसॉप जैसा कुछ मिला तो जॉब छोड़ दिया तो क्या शेयर्स बेच दोगे, नहीं, शेयर्स तो तुम्हारे पास ही रहेंगे ना, सेम हो गया ना ये, नॉट टू बी काउंटेड। लॉ बोल रहा है मेंबर पहले बने, यू डिडंट हैव अ जॉब, ये लॉ बोल नहीं रहा है, ये मेरा कंक्लूजन है, लॉ सिर्फ ऊपर दोनों की बात कर रहा है, तो इसका गिवन है कि तीसरा इज टू बी काउंटेड, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होगा, वो पहले जॉब ले लिया एंड फिर क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में आया, तो वो क्या होगा, काउंट होगा, समझ में आ रहा है बेटा, अरे समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक इज डन। टू मोर डेफिनेशंस, देखो बेटा, कंपनी हो गया, प्रीवियस कंपनी लॉ हो गया, फॉरेन कंपनी मैंने अभी नहीं किया है, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ऑल राइट, प्राइवेट कंपनी हो गया 268, क्लियर है, हाँ लास्ट वाला, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक से पैसा
नहीं उठा सकती। शार्क टैंक बेटा जबरदस्त आइडियाज, बाहर जाए तो प्रोडक्ट बिक जाए, बट क्या ये पब्लिक के पास जाते हैं? नहीं, ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स लेते हैं ना, वो 3, क्या नाम है उसका, ड्रामा करते रहते हैं यार लोग, अश्लील नहीं अश्नीर अश्नीर सॉरी, ठीक है, वो अश्नीर इज अश्लील ओनली, ठीक है, इतना वाहियात प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा है, ठीक है। एनीवे यू सी दैट राइट, आर दे आस्किंग पीपल फॉर मनी? नो, दे कांट, व्हाई? दे कैन नॉट सर। लॉ उनको बोलता है नहीं भाई, पब्लिक के पास भीख मांगने का नहीं, प्राइवेट हो ना, प्राइवेट हो ना, अपना पैसा लेके आओ। पब्लिक का लेके आओगे तो तुम्हारे पे सारे सेक्शंस लगा देंगे, समझ में आ रहा है? पब्लिक का लेके आओगे तुम्हारे सारे सेक्शंस लगा देंगे। सो यू कैन नॉट गो टू द पब्लिक, यू कैन नॉट एडवर्टाइज कि प्लीज गिव अस फंड्स, समझ में आ रहा है? गिव अस फंड्स मतलब तुम डिबेंचर्स ये सब चीजें बाहर से पैसा नहीं ले सकते हो। क्या रिलायंस ले सकती है? यस, पब्लिक कंपनी है वो, समझ में आ रहा है? प्राइवेट होती है वो। देख लिया, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर मनी, आईपीओ थोड़ी ना आता है उनका, समझ में आ रहा है? वो 3 जन से ही पैसा लगा सकता है। कल उठ के वंश बोला अरे शार्क टैंक वाली कंपनी मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूं, नहीं दे सकता, वो कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती फ्रॉम द पब्लिक। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हुआ यहां तक? एवरीबडी इज क्लियर, एवरीबडी इज कंफर्टेबल? चलो अब आ जाओ होल्डिंग कंपनी, ठीक है? मस्त डेफिनेशन है, आ जाओ, एकदम मस्त डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी, एवरीबडी मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? अब देखो बेटा, ये 46 एंड उसके साथ जो कनेक्टेड है वो 87, मैंने जंबल अप किया है, 46 40 सीरीज में नहीं किया क्योंकि लोग ने ऐसे ही लिया है। क्लॉज 46 में होल्डिंग है, 87 में क्या है? सब्सिडरी, सेम ऊपर होता है। 68 में प्राइवेट है, पब्लिक का 71 के अंदर है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, होल्डिंग कंपनी, एवरीबडी क्या बोल रहा है? अरे बोलो, पार्टिसिपेट, क्या बोल रहा है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज इन रिलेशन टू अदर कंपनीज मीन्स क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, ऑलराइट? अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू, मतलब अगर हम होल्डिंग कंपनी समझ रहे हैं एक कंपनी को देख के, इसका क्या मतलब हुआ? अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, मतलब होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी दूसरी कंपनीज क्या है? सब्सिडरी कंपनी है, समझ में आ रहा है? एक होल्डिंग कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जिसकी दूसरी कंपनीज क्या है? सब्सिडरी कंपनीज। तो समझना क्या पड़ेगा? समझना क्या पड़ेगा? सब्सिडरी कंपनी समझना पड़ेगा। अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू द, अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी, अनदर कंपनी मतलब होल्डिंग हो गया ना, तो क्या है सब्सिडरी? ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, दो चीजें, 2 टाइप का कंट्रोल है। पहला कंट्रोल क्या है बेटा? क्रिटिकल, पहला कंट्रोल क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का क्या कर रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रही है। क्या? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब क्या? मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा ये होता है कंट्रोल, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, रुक जा भाई, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है? मेजॉरिटी, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या बेटा? एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 87, लॉ ने क्लैरिफाई किया है भाई। कॉम्पोजिशन मतलब क्या? मेजॉरिटी। ये क्या कर सकते हैं? मेजॉरिटी अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब कैसा हो गया बेटा? एक कंपनी है,
सोहम प्राइवेट लिमिटेड, ऑलराइट, सोहम प्राइवेट लिमिटेड और मेरी कंपनी है ओके लिमिटेड। ध्यान से सुनना, सोहम प्राइवेट लिमिटेड दिया 5 करोड़, ले कैपिटल, एंजॉय कर, ऐश कर, बिजनेस कर, तेरा आइडिया बहुत जबरदस्त था, बट शर्त यह है जब तक 5 करोड़ वापस नहीं आया, तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन डिसाइड करेगा? मैं। तो ये क्या बन गया? सब्सिडरी। मैं क्या बन गया? होल्डिंग। फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शर्त डाल दी, देयर वाज अ कंडीशन अंडर द फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी 10 है तो 6 मैं कंट्रोल करूंगा, या 10 के 10 मैं कंट्रोल करूंगा। सोम को मंजूर है, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो सोम क्या बन जाएगा? मेरी कंपनी का सब्सिडरी। अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू द सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स और कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आया बेटा? अब लैंग्वेज अपग्रेड करना है, यही स्टाइल में लिखना है। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए मैं पढ़ के समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स और कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स। और मतलब क्या? दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, कोई एक चलेगा? कोई एक चलेगा। या तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल किया, या मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। बस यहां तक पहले समझो। मोर देन हाउ मच? 1/2 ऑफ, मोर देन हाफ, बराबर। मोर देन 1/2 मतलब क्या? मोर देन हाफ। 50% चलेगा? 50% चलेगा? नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ है? वोटिंग पावर बेटा। वोटिंग पावर मतलब क्या हो गया? उसकी मेंबरशिप या उसकी शेयर्स। समझ में आ रहा है? अब मैं तुमको एक एक करके चीजें समझाता हूं, ठीक है? ओके लिमिटेड ने, ध्यान से सुनना, कितने शेयर्स खरीद लिए उसके? 50% किसके? समझो सोहम प्राइवेट लिमिटेड के। क्या ये होल्डिंग है और क्या ये सब्सिडरी है? एवरीबॉडी, क्या ये होल्डिंग है और क्या वो सब्सिडरी है? नहीं। 50.00001 चलेगा? मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। तो क्या बन गया? ओके लिमिटेड होल्डिंग बन गई, सोहम प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गया? सब्सिडरी बन गया, ठीक है? अब एक ओके लिमिटेड है और एक समझो पीके लिमिटेड है। ओके लिमिटेड में इसने 50.00001% लिया हुआ है, और एक और लिमिटेड है, कौन सा ले ले? टीटी लिमिटेड, ठीक है? पीके लिमिटेड ने टीटी लिमिटेड को में कितना होल्ड किया है? 26%। एंड ओके लिमिटेड ने टीटी लिमिटेड में कितना होल्ड किया है? 25%। क्या ये सब्सिडरी है? क्या ये सब्सिडरी है? चुप करो, जो चीज नहीं पढ़ा है वो बोलना नहीं, एसोसिएट मत करो इधर, ठीक है? क्या ये सब्सिडरी है? नहीं। क्या ये सब्सिडरी है? हां। समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या थी? सबसे पहले रुको, कंडीशन क्या थी? देखो लॉजिकली, ये तो होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई। ये सब्सिडरी कितना होल्ड कर रही है? 26%। तो क्या बोल सकता हूं, ये 26% पे इसका कंट्रोल होगा? हाँ होगा। और खुद कितना होल्ड कर रही है? 25। तो मिला के कितना हो गया? 51। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या लिखा हुआ इधर? सॉरी, किधर थे अपन? इधर। किधर गया? सब्सिडरी आइदर बाय इटसेल्फ, केस नंबर 1। मैंने हमेशा बोला और आए तो क्या करने का?
और आए तो क्या करेगा, डर जाने का, और का मतलब एकदम ही हटके होता है। तो आइदर बाय इटसेल्फ समझ गए, डायरेक्ट कितना क्या 50.00001%, मतलब मेजॉरिटी, मोर देन हाफ। तो क्या बन जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स ओन सब्सिडरी। तो या तो खुद या वाया अ सब्सिडरी में होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया इटसेल्फ और ये क्या हो गया वाया इट्स सब्सिडरी। समझ में आया बेटा, दोनों केसेस में पीके एंड टीटी आर सब्सिडरीज ऑफ ओके लिमिटेड। क्लियर हो गया। और एक वेरिएशन देखे एवरीबॉडी, क्या एक और वेरिएशन देखे, ठीक है। एक काम करो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी टाइटल दो एंड ये बना लो, पहले खाली डायग्राम बना दो, नोट्स में बताऊंगा आपको। होल्डिंग एंड सब्सिडरी खाली डायग्राम बना दो, नोट्स में आपको बताऊंगा क्या करना है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी, समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी चीज ऐसी नहीं समझी, समझ में आ रहा है, आया ना, कंफर्ट हो जाएगा, कंपनीज एक्ट हो जाएगा या नहीं होएगा, हो जाएगा बेटा। ये छावा लोग है ना इधर सब, पर ऐसा ठंडा बैठेगा तो नहीं होएगा गर्ल्स, ठंडा बोल रहा उसको वहां गर्म लग रहा है। अच्छा, ये जो मेरे साथ बाहर थे बेटा, आप लोग को समझ में आया एकदम परफेक्ट, कुछ चीज जो नहीं समझी, पीछे वाला क्राउड समझ में आ गया, तुम तो मेरा ही बच्चा लोग है। और बॉयज एट द बैक, जय आ रहा है कि नहीं समझ में, हाँ हाँ करता है। तो दोस्त किधर है धर्म, पता नहीं, मतलब दोस्ती तोड़ दी, छोड़ के आ गया कहीं। ये हो गया। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, इटसेल्फ, यहां पे क्या लिखोगे, टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी। समझ में आया, ओके। अब तीसरा, मुझे एक बात बताओ, ओके इन पीके 50.00001 कितना है, मोर देन हाफ, होल्डिंग सब्सिडरी, एंड पीके 50.001 इन टीटी, इसमें कैसा इस्टेब्लिश होगा रिलेशन, क्या एच ये होल्डिंग है इटसेल्फ, क्या ये होल्डिंग है, ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी है, हाँ या ना, इटसेल्फ, क्या ये है, कैसे, ऐसा तुम्हारे मन में कुछ भी आएगा बोल देगा। अभी तक मैंने क्या बोला,
आइदर एवरीबडी, आइदर इटसेल्फ और, या तो इटसेल्फ भी नहीं है, टुगेदर भी नहीं है। इटसेल्फ कहां है? टुगेदर ये है बेटा। हे मैथ्स थोड़ी ना है कि ये 0 प्लस 50.001 इज इक्वल टू टुगेदर। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। वेट वेट वेट, देखो अभी तक मैंने तुमको क्या पढ़ाया। देखो लॉ में दिमाग रखो। सर ये इटसेल्फ है, होल्डिंग सब्सिडरी है। ये तो पीके इसमें होल्ड कर रहा है ना, तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी है। क्या इसका इस्टेब्लिश हो रहा है? आइदर बाय इटसेल्फ और अलोंग विद। तो थोड़ा इसका और थोड़ा उसका होना चाहिए ना यार। लॉ का लैंग्वेज क्या बोल रहा है? आइदर इटसेल्फ और टुगेदर, साथ में, विद वन और मोर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 0 प्लस 50.00001। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ऑल राइट, ओके। अब यहां पे एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है। अब तक मैंने पढ़ाया था तो तुमको जो पढ़ाया उसके हिसाब से क्या मैं उसको होल्डिंग सब्सिडरी बोल सकता हूं? कैन ओके एंड टीटी बी होल्डिंग एंड सब्सिडरी? नो। यहां पे एक्सप्लेनेशन ए पढ़ो बेटा। अ कंपनी इज डीम्ड अ सब्सिडरी इवन इफ द कंट्रोल और वोटिंग पावर इज थ्रू अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। बेटा अब इसका इंपैक्ट समझो। होल्डिंग सब्सिडरी, ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला, इसको मैं बुलाऊंगा डीम्ड सब्सिडरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट सब्सिडरी नहीं बुलाऊंगा। ओके एंड पीके आर व्हाट? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। पीके एंड टीटी इज व्हाट? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ओके एंड टीटी क्या है? डीम्ड सब्सिडरी एज पर एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन। समझ में आ रहा है? सेक्शन क्या बोल रहा है? आइदर इटसेल्फ और अलोंग विथ इट्स सब्सिडरी। इसमें नाइदर आइदर इट सेल्फ है, नाइदर अलोंग विद इट सब्सिडरी है। तो ये कैसा बन जाएगा बेटा? ये डीम्ड सब्सिडरी है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर ए टू क्लॉज 87। ये डीम्ड सब्सिडरी है। आया मजा? ये हो गया डीम्ड सब्सिडरी। यहां तुमने डायरेक्ट सब्सिडरी बोला तो गलत हो जाएगा। ये डीम्ड सब्सिडरी है बिकॉज मोर देन हाफ इज वाया इट्स सब्सिडरी। समझ में आ रहा है? मोर देन हाफ, ये 50.0001 इज वाया इट्स सब्सिडरी। अगर मैं ये 50 कर दूं तो रिलेशन खत्म नहीं होगा, डीम सब्सिडरी नहीं बनेगी, क्योंकि वाया सब्सिडरी है ही नहीं ना। जब ओके एंड पीके ही सब्सिडरी नहीं है तो ओके और टीटी सब्सिडरी कैसे हो सकते हैं? यहां पे सिर्फ एक होल्डिंग सब्सिडरी रहेगा, पीके एंड टीटी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? चलो, दो डेफिनेशंस पे कितना टाइम लगता है? ये हो गया डीम्ड सब्सिडरी। क्लियर है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।